अब हम ऐसे एक दार्शनिक संप्रदाय की ओर आ रहे हैं जो शुद्धता विज्ञान पर आधारित है। हमने शुरू में देखा था कि हेगल जो हैं उनके दर्शन की हर तरफ से प्रतिक्रिया हुई है। हेगल ने जो सबसे बड़ा काम किया था कि सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को एब्सोल्यूट में बना दिया था। एब्सोल्यूट का हमने पहले बताया था कि एब्सोल्यूट को अगर हिंदी में कहें तो ब्रह्म कहेंगे उसको। तो हेगल को हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते थे। इसको कहते हैं पानडोजिज्म। हर जगह लॉजिक ही लॉजिक दिखाई दे रही है उन्हें। हर चीज़ में लॉजिक है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, और लॉजिक ही सत्य है, परम सत्य है लॉजिक ही। वो हर लॉजिक उनको एक एक चीज़ में दिखाई देती थी। ऐसी हालत में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब आपको पूरे ब्रह्मांड में लॉजिक ही लॉजिक दिखाई दे रही है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मानव जो है वो एक परछाई बन करके रह गया। मानव की मानवता जो थी वो एब्सोल्यूट के अंदर डिसॉल्व हो गई सारे के सारे। तो लोगों ने हेगल को परचोट करनी आरंभ किए। अभी हम देख रहे थे कुछ लोगों ने हेगल को, जैसे निश्चय हैं, उन्होंने भगवान को भी निकाल दिया और विल टू पावर बना करके वो हेगल के एब्सोल्यूट को भी निकाल दिया। इसी तरह का एक दर्शन विज्ञान की ओर से खड़ा हुआ। वैज्ञानिक लोग जो थे वो तरह तरह की बात कहते थे दर्शन के बारे में, हेगल के दर्शन के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ ये कहते थे कि जो मेटाफिजिकल सिस्टम है जिसको हेगल ने बड़े ज़बरदस्त आर्गुमेंट दे करके बनाया है, ये सारा का सारा मीनिंगलेस है। साइंस बड़ी उन्नति कर रही है, साइंस सारी दुनिया पे छा रही है, बड़े बड़े लोग पैदा हो रहे हैं, आइंस्टीन पैदा हो रहे हैं, हाइजेनबर्ग पैदा हो रहे हैं जर्मनी में ही, श्रोडिंगर पैदा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस जगत की व्याख्या विज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि जो वैज्ञानिक विधि है वही विश्व को समझने की सबसे बड़ी विधि है। जिस डिडक्टिव लॉजिक के या डायलेक्टिकल ढंग से हेगल ने विश्व की रचना की है, अपना मेटाफिजिकल या तत्व ज्ञान का एक बहुत बड़ा आडंबर खड़ा किया है, उस आडंबर के अंदर कहीं भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वियना नाम की एक जगह है यूरोप में, वहाँ वियना में कुछ साइंटिस्ट बड़े बड़े इकट्ठे हुए। इनका लीडर जो था वो तो कार्नप था, और भी शिलिंग इनके साथ जुड़े, जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक विज्ञान के ही आधार पर सारे विश्व की व्याख्या करने वाले। और वैज्ञानिक विधि हमने देखा पहले, वैज्ञानिक विधि का आधार है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप मेटाफिजिकल चीज़ों को ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब ना तो उस पर ऑब्जर्वेशन हो सकती है मेटाफिजिक्स की, और ना ही आप उसको किसी तरह से एक्सपेरिमेंट में ला के, लेबोरेटरी में ला के
या और कहीं बड़े स्केल पर उसका कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें वो भी नहीं कर सकते, तो फिर वो ज्ञान क्या हुआ? वो तो तुक्का हुआ, डॉगमा हुआ, अंधविश्वास हुआ, कुछ भी कह सकते हैं उसको। उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक शब्द निकाला, नॉनसेंसिकल। नॉनसेंस का मतलब मूर्खता नहीं, नॉनसेंस का मतलब जिसका कोई सेंस ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। और लोगों ने भी, वो तो भाषा की ओर से आए थे कुछ लोग, तो उन्होंने भी हेगल पर ही कहा था, मेटाफिजिक्स पर, कि ऑल मेटाफिजिक्स इज द आउटकम ऑफ द बैड ग्रामर। मार्क्स हमने देखा था, उन्होंने कांट पर ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि ग्रामर के हिसाब से आई के साथ एम लगना चाहिए था, आई एम, लेकिन कांट ने गलती से या जानबूझ करके आई के साथ इज लगा दिया। आई इज द ट्रांसेंडेंटल यूनिटी फॉर ए परसेप्शंस। और जब आई के साथ इज लग गया तो ये हुआ कि आई कोई ऐसी चीज़ है, एम नहीं लगा, फिर तो हो जाता मैं आई हूँ, मैं हूँ। ये आई कोई ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को, संसार की सब चीज़ों को जोड़ कर रखती है। अगर इसको ग्रामर की दृष्टि से बना दो तो मेटाफिजिक्स बनेगी, ख़त्म ही हो जाएगी मेटाफिजिक्स। आदमी अपने अनुभव की बात कर रहा है। इसी तरह से और भी चीज़ें भाषा शास्त्रियों ने निकाल कर रखी हैं, और उन्होंने कहा कि हमें जब भी कोई जजमेंट देना है तो हमें वैज्ञानिक जजमेंट देना चाहिए। अगर जजमेंट वैज्ञानिक नहीं है तो उसके कोई मीनिंग नहीं निकलेंगे किसी तरह भी। तो जजमेंट वैज्ञानिक कैसा होता है? वैज्ञानिक जजमेंट सारे फैक्चुअल होते हैं, और फैक्चुअल स्टेटमेंट में इज इस्तेमाल होता है। मिल्क इज़ वाइट, ये वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि फैक्ट को बता रहा। जब किसी फैक्ट को आप नरेट करेंगे तो वो स्टेटमेंट वैज्ञानिक बन जाएगा। और जब कोई फैक्ट ही आपके सामने नहीं है, मेटाफिजिक्स आपके सामने नहीं है। एक और आदमी ने कहा इन्हीं के साथ, साइंस वालों के साथ खड़े होकर के, कि मेटाफिजिक्स की लैंग्वेज भी बड़ी ऐसी होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा द दैटनेस ऑफ दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द व्हाटनेस ऑफ दैट। क्या मतलब हुआ इसका? शब्दों को उल्टा सीधा करके रख दिया। इदम के, इसको हिंदी में कहेंगे, इदमत्व को उसके कीमतों से अलग नहीं किया जा सकता। अब इदमत्व क्या है, कीमत्व क्या है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो लोगों को उलझन में डालने वाले हैं। इसलिए इन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से, कि आप जिस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना चाहते हो विश्व के अंदर, विश्व का प्रोसेस कहीं भी डायलेक्टिकल नहीं है। विश्व का प्रोसेस सारा साइंस की तरफ से चल रहा है, लीनियर है। फिजिक्स जो है लीनियर चलती है, केमिस्ट्री लीनियर चल रही है, कहीं डायलेक्ट है ही नहीं, दिखाई नहीं देता। कहाँ विज्ञान में करके देखो डायलेक्ट, आपको पता लगेगा कुछ भी नहीं है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने वियना में एक सर्कल बनाया, उसका नाम है वियना सर्कल। उस वियना सर्कल को बहुत पुष्टि मिली विज्ञान से, क्योंकि विज्ञान की हर चीज़ ऐसी है जो हम कहीं भी लागू कर सकते हैं। और मेटाफिजिक्स की जो चीज़ है, जो हेगल ने मेटाफिजिक्स बताई, उसको कहीं लागू करके दिखाओ। यानी एक्सपेरिमेंटेशन हो ही नहीं सकता मेटाफिजिक्स में, और साइंस सारी एक्सपेरिमेंट पे खड़ी है। तो इन्होंने कहा कि
कोई भी मेटाफिजिकल जजमेंट, हेगल का कोई भी जजमेंट साइंटिफिक नहीं है, और चूंकि वो साइंटिफिक नहीं है इसलिए मीनिंगलेस है। मीनिंग उन्हीं शब्द उन्हीं के होते हैं जो फैक्चुअल स्टेटमेंट हैं, उन्हीं में मीनिंग होते हैं। जो फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है उनका कोई मीनिंग नहीं होता। इस सिस्टम को पुष्टि दे करके सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले वो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े थिंकर, उनका नाम था एल्फ्रेड जुलियन आयर, AYER। हिंदुस्तान वाले आयर नहीं, मद्रास के। एयर भी बहुत सारे लोगों ने उनको लिखा है, एल्फ्रेड जोसेफ एयर। कुछ लोगों ने आयर भी लिखा, हिंदी में अनुवाद करते में ऐसे ही हो जाता है। इन्होंने इंग्लैंड में बैठ करके ज़बरदस्त चोट की। मेटाफिजिक्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दो चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा हमारे पास दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, तीसरी तरह का स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। एक तो होते हैं एनालिटिकल स्टेटमेंट और एक होते हैं एम्पिरिकल स्टेटमेंट, सिंथेटिक स्टेटमेंट। एनालिटिकल स्टेटमेंट कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होता। ट्रायंगल इज 3 साइडेड फिगर। इसमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रख दो, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की रख दो, तो ये जो एनालिटिकल जजमेंट होते हैं ये असल में जजमेंट नहीं होते, पुनरोक्तियाँ होते हैं, टोटोलॉजी। पानी जल है, जल पानी है, क्या स्टेटमेंट क्या हुआ इसमें? हमने कहा जल क्या है। अब इसके लिए पुराने ज़माने में लोग यही कहा करते थे कि एक आदमी से पूछा तेरा घर कहाँ है, कहते पीपल के सामने, और कहते पीपल कहाँ है, कहते मेरे घर के सामने। अब ना तो ये पता तेरा घर कहाँ, ना पीपल का पता। तो एनालिटिकल जजमेंट में कोई नई बात नहीं कही जाती। सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया, प्रेडिकेट बन गया, प्रेडिकेट को रिपीट कर दिया, सब्जेक्ट बन गया। मेटाफिजिक्स में ऐसे ही जजमेंट दिए जाते हैं जो टोटोलॉजी होते हैं, जिनमें कोई नई बात संसार के बारे में नहीं कही जाती। जो सिंथेटिक जजमेंट होते हैं वो अनुभव पर आश्रित होते हैं। उसमें सब्जेक्ट के साथ कोई नया प्रेडिकेट जोड़ा जाता है, कोई नई क्वालिटी जो हम अनुभव करते हैं। रोज इज रेड, तो रोज की डेफिनेशन में रेडनेस नहीं है। रोज को रेड के साथ आप रिपीट नहीं कर सकते। रोज इज रेड, रेड इज रोज, ये नहीं कर सकते। तो रोज में हमने नई चीज़ एक जोड़ी, किस आधार पर जोड़ी? अनुभव के आधार पर। और एक स्टेटमेंट दे दिया, फैक्चुअल स्टेटमेंट, जो इस पर आधारित होता है। इसमें ऑट या भाई, इंटेरोगेटिव कोई जजमेंट नहीं होता इसमें। ना कोई ऐसा नैतिक जजमेंट होता है ऑट का, ना कोई ऑर्डर देने वाला होता है इम्पेरेटिव, ये काम करो, खिड़की खोलो। ये जजमेंट नहीं है, फैक्चुअल जजमेंट नहीं है। फैक्चुअल जजमेंट जो है इस पर आधारित होता है। इज, रोज इज रेड, क्रो इज ब्लैक, कैट इज मैमल, काऊ इज क्वाड्रूपेड। तो ये सारे जजमेंट जो हैं ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। और चूँकि फैक्ट पर आधारित होते हैं, इसमें सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इनकी सत्यता और असत्यता को परखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट के सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू है। अब ये बात जो है मेरी सत्य है या असत्य है, इसको परखने के लिए हम जाएंगे वहाँ। अगर हमने देखा स्टैचू नहीं है तो हम कहेंगे जजमेंट फॉल्स है। अगर हम कहेंगे स्टैचू मिल गया तो कहेंगे जजमेंट ट्रू है। और अगर हमने कहा यूनिवर्सिटी थर्ड के सामने एब्सोल्यूट ब्रह्म विराजमान है, तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे?
तो जिन चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया जा सकता वो सब मीनिंगलेस होती हैं। जिसकी सत्य, हर एक स्टेटमेंट की दो क्वालिटी होती हैं। टू वैल्यूड जजमेंट होता है, वो टू वैल्यूड जजमेंट ट्रू या फॉल्स, या तो जजमेंट ट्रू होगा या वो जजमेंट फॉल्स होगा। इस जजमेंट को हम किसी तरह से भी तीसरी तरह से नहीं ला सकते। और ट्रू एंड फॉल्स किस बेस पे करेंगे हम? वेरिफिकेशन। तो आयर ने थ्योरी दी वेरीफाइएबिलिटी की। जो जजमेंट वेरीफाई किया जा सकता है वही सत्य है, जो जजमेंट वेरीफाई नहीं किया जा सकता वो जजमेंट मीनिंगलेस है। अब ये वेरिफिकेशन दो तरह की हो सकती है। एक तरह तो होती है डायरेक्ट वेरिफिकेशन। इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तार्किक दृष्टि से पॉजिटिव बात कहो, उलझी हुई बात मत करो, मीनिंगलेस हो। और पॉजिटिव बात वो होगी जिसकी सत्य और असत्य को परखा जा सके। तो आप जब पॉजिटिव बात करेंगे तो आप उसको परखने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका तो होगा डायरेक्ट वेरिफिकेशन का, जैसे अभी हमने कहा कि यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट पर एक स्टैचू लगा हुआ है, तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन हम वहाँ जाके देख लेंगे। पानी को 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाएगी। पानी को हम उबालेंगे, 100 डिग्री पे हो गया तो हमने कहा, तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम जजमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सत्यापन, ये सत्यापन ही आधार है सत्य का। और दूसरी वेरिफिकेशन है मेथोडोलॉजिकल। अब एक आदमी ने कहा कि चांद के दूसरी तरफ पहाड़ हैं, तो उस समय तो लोग गए थे, चांद पर गए नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि कैसे वेरीफाई करें तेरी बात सत्य है या मीनिंगलेस है। तो उन्होंने मेथड बताया कि ऐसे ऐसे जा कर के चांद के ऊपर जाने के लिए इतनी स्पीड के साथ और इतने शक्ति के साथ कोई रॉकेट जाए, और रॉकेट जा कर के वो चांद के जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला हो, वो उस ऑर्बिट के साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए। अगर वो ऑर्बिट में मिक्स हो गया तो वो चांद के पीछे की तरफ जाकर देख लेगा, नहीं मिक्स हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फिर नया मेथड अगर हम ठीक रखा हमने तो फिर जाकर भेज देंगे। तो मेथोडोलॉजिकल वेरिफिकेशन भी बहुत चीज़ों में होती है। ये मेथोडोलॉजिकल वेरिफिकेशन, ये भी साइंस का, सारी साइंस की प्रगति का आधार यही है। जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट हमने देख लिया है, परख लिया है, वो तो हमारे सामने आई गई हैं। अब नई खोज कैसे करें, नई चीज़ कैसे देखें, तो हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे और उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने का तरीका बताएंगे। अगर मेथड नहीं बता सकते हम तो हम मीनिंग कहेंगे मीनिंगलेस बात कर रहा है। ये पृथ्वी गाय के सींग पर खड़ी हुई है, कोई मेथोडोलॉजी बताओ। गाय के सींग पर खड़ी है तो गाय किस पर खड़ी हुई है? और गाय अगर पृथ्वी पर खड़ी है तो फिर वो पृथ्वी किस चीज़ पर खड़ी हुई है? तो जिन चीज़ों की मेथोडोलॉजी नहीं बता सकते वो सब मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं। तो एल्फ्रेड आयर ने वेरिफिकेशन का सिद्धांत दे करके सारी मेटाफिजिक्स को निरस्त कर दिया। अगर मेटाफिजिक्स वाले ये कहें कि हमारे पास ऐसे जजमेंट हैं जो सदा सत्य होते हैं, तो हम कहेंगे ये जजमेंट नहीं है, टोटोलॉजी है।
जजमेंट तो होता है जो फैक्ट, किसी बात फैक्ट के बारे में कहा गया हो, और टोटोलॉजी वो होती है उसी को पुनरोक्ति कर दिया हमने। जैसे भी हमने कहा कि एक आदमी ने पूछा जल क्या होता है, हमने कहा पानी, और कहते पानी क्या होता है, कहते जल। अब इसको रिपीट कर दिया हमने, रिपीट करने से कि फैक्ट की बात नहीं की हमने, तो फैक्चुअल बात तो की नहीं। अगर फैक्चुअल बात होती तो हम उसको वेरीफाई करने के लिए कोई तरीका बताते। तो ये डिक्शनरी के जो मीनिंग है ये वेरिफिकेशन नहीं करते। डिक्शनरी में तो हम उन चीज़ों को भी परिभाषा दे सकते हैं जो है ही नहीं। भूत वो होते हैं जिनकी गर्दन पीछे को मुड़ी हुई हो। अब हमने डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन डिफाइन करने से वो चीज़ अस्तित्वात्मक नहीं हुई। मेथड बताओ कैसे देखोगे? या तो डायरेक्ट चल के दिखाओ कहाँ है भूत, उसकी गर्दन पीछे मुड़ी होती है। और अगर आप डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो मेथड बताओ। तो ये मेथडोलॉजी जो साइंस ही बता सकती है, विज्ञान ही आपको मेथडोलॉजी बता सकता है। तो जब वेरिफिकेशन का सिद्धांत आयर ने दे दिया और दोनों तरह का वेरिफिकेशन बता दिया, तो आयर ने एक एक चीज़ को हेगल की परखना शुरू किया। हेगल ही नहीं है, और भी जो मेटाफिजिशियन थे उनके एक एक जजमेंट को लाना शुरू किया।